इसके ऊपर से आवाज पूरी तरह से आ रहा है? आ रही है। ये एक माइक ठीक है। मैं कोशिश करूंगी सबको जय भीम, जोहार और सतरंगी सलाम। रहे हैं सतरंगी सलाम इसलिए क्योंकि कभी भी परिवर्तन के क्षेत्र में अगर हम इस रूम के ऊपर भी नजर घुमाएं तो हमें बहुत मेजोरिटी से जिसे कहे कि पुरुष नजर आएंगे और बहुत ही कम मात्रा में औरतें नजर आएंगी और लैंगिक अल्पसंख्यक जिसे हम लेस्बियन, गे, हिजड़ा समुदाय को तो हम गिनते ही नहीं है। तो परिवर्तन की बात ये आधी अधूरी नहीं हो सकती है, वो सर्वसमावेशकता से न्याय आधारित हो सकती है। इसलिए मुझे समाज के ऐसे तत्वों को याद करना बहुत ज्यादा जरूरी लगता है कि हम भी हमारे भीतर के लोगों को ढूंढें और उनका रिप्रेजेंटेशन वो कर पाए, क्योंकि यहाँ पे वो आवाजें आएगी तो हम हमारा पिछड़ा होना साबित भी कर पाएंगे। तो जिसे हम कहें कि पुरुष उनके नजरिए से साबित करेंगे तो उनके ऊपर नजर घुमाने का मौका मिलता है। और वहां पे मुझे लगता है कि बहुत टेक्निकल जानकारी पार्ट जरूर हो सकता है कि एक 3-4 एग्जाम्पल हम ले उसको आर्टिकुलेट करें, लेकिन उसके नेव तक भी जाएगी वो पढ़ते समय, उसे विश्लेषण करते समय मेरी जहन में क्या मुद्दे आ रहे हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि इसको मैं बहुत हार्ड नहीं करूंगी, लेकिन आसान तौर तरीके से मेरे अनुभव क्या रह रहे हैं ये चीजें देखते हुए उसको रखने की कोशिश करूंगी। 2 से 3 दिन पहले मैं मराठवाड़ा में थी, ताराबाई शिंदे स्त्री अभ्यास केंद्र में मेरा टॉक था, मैं पैनल पे थी और मैंने देखा कि दलित समुदाय की औरतें बहुत ही आत्मसम्मान के साथ उनके इतिहास को जो है वो पेश कर रही है और उस हैदराबाद मुक्ति संग्राम, मराठवाड़ा से नाम आंदोलन, ये सारी चीजों के अंदर वो अपना इतिहास रख रही है। और मैं बहुत कान देकर सुन रही थी कि इसके अंदर घुमंतु जनजाति के लोग नहीं थे क्या। तो वहां पे थी कला राठौड़ करके औरत जिसका मुझे नाम मिला, जो जेल में भी गई है और हैदराबाद मुक्ति संग्राम के अंदर उसका जो है पार्टिसिपेशन रहा है। राइट। तो मुझे ऐसे लगता है कि लेकिन वो नाम बहुत एंड में आ रहा है। राइट। मर जाता है, चूहे मर जाते हैं तो कौन उठाएगा, आपको क्या ट्रीटमेंट मिलेगा। दोनों खून करके आए हैं तो कौन खाना पकाएगा और कौन टॉयलेट साफ करेगा, ये जेल के अंदर है। मेरे हिसाब से दिशा वाडेकर और सुकन्या शांता ने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है कि एससी के बाद नोमैडिक एंड डिनोटिफाइड ट्राइब का इविडेंटली रिकॉर्ड जो वहां पे रखा है वो हमें काम आ सकता है। एक सरीफ चंद जैन के बारे में तो आपको पता होगा, कई लोग जो है बैकग्राउंड से है लॉ के, उनके बारे में भी मैं संक्षिप्त में बताती हूँ कि उन्होंने 2020 में पिटीशन डाला था दिल्ली हाई कोर्ट में और वहां पे उन्होंने जो हमारे फंडामेंटल एक तरीके के आर्टिकल है 226, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 16, आर्टिकल 38 और 48 जो हमें जीने का स्वतंत्रता देता है, गरिमा के साथ जीने का स्वतंत्र देता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट बताता है हमें चीजें मिलनी चाहिए उसकी, उसको आधार बताते हुए सलीम चंद जैन ने पिटीशन फाइल किया था और उन्होंने बोला था कि डीएनटी सेमी नोमैडिक और नोमैडिक ट्राइब को एसटी के स्पेशल क्राइटेरिया कैटेगरी में लेना चाहिए। उन्होंने कुछ भी चीजें वहां पे बोली कि बाबा क्यों लेना चाहिए, तो बहुत अच्छी चीजें उन्होंने बोली कि बेसिक एजुकेशन, विमेन एम्पावरमेंट, हमारा स्कीम एक्सेसिबिलिटी है, ये सारी चीजों को उन्होंने मद्देनजर रखा और उन्होंने सामने रखा। आता इकडे गंमत बघा, कुछ कम्युनिटीज का नाम भी उन्होंने डाला, जैसे शिकरदार बोला, कलंदर बोला, बंजारा, गाड़िया लोहार, जो भी यहाँ से गाड़िया लोहार से है वो कई बार बोलते हैं अच्छा बदल बोलने ले शोधा वाला है, हमें क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। कुछ बंदा, बाबरिया, बोपा, शिंगेवाल, जैसे कई कम्युनिटीज का नाम लिया और उन्होंने वहां पे दिल्ली हाईकोर्ट में डालते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने गव्हर्नमेंट को पूछा, तो गव्हर्नमेंटने क्या कहा, तर सर तुम्ही मला मदत करू शकता कारण माझी माहिती तिकडे कमी असू शकते, मी जनरली त्याचं बॅकग्राऊंड स्टडी केलं। तो गवर्नमेंट ने बोला कि नोमैडिक डिनोटिफाइड ट्राइब के लिए अभी गवर्नमेंट को मैं जस्टिस सिस्टम को बोलने की मेरी हिम्मत नहीं है, लेकिन अभी हम उस वातावरण में आ गए हैं कि हमें जस्टिस सिस्टम को भी बोलना पड़ रहा है। 10 साल पहले मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि न्यायालय के बारे में हम बोल पाए, अभी हम उस वातावरण में है कि अभी हमें न्यायालय के बारे में भी बोलना पड़ेगा। ये जो सलीम चंद जैन ने इन्होंने जो पिटीशन फाइल किया और ये एक ठोस जहाँ पे एसटी के अंदर लाने के बारे में उन्होंने बात की, वहां पे गवर्नमेंट ने हाईकोर्ट को बोला कि नोमैडिक के बारे में समग्र शिक्षा अभियान, सीड्स जैसी स्कीम और कई ऐसी उनके लोगों को हमने नेशनल बॉडी पे लिया है, नेशनल कमिटीज फॉर्म किए हैं, मंडल बनाए हैं, तो हमें नहीं लगता है
कि नोमैडिक सेमी नोमैडिक और जिसे कहे कि डीएनटीज को एसटी के स्पेशल कैटेगरीज में डालना चाहिए। ये जब मैं पढ़ रही थी मुझे लगा कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल आंसर है, क्योंकि स्कीम एक्सेसिबिलिटी, समग्र शिक्षा मिलना, एक तो सीड के बारे में, सीड योजना के बारे में आपको पता है ना, 200 करोड़ का बजट किया है 221 से 226, और खुद पार्लियामेंट की स्टीयरिंग कमेटी ने डाटा है कि वो बजट क्या हुआ है, लैप्स हुआ है। और सीड योजना के दौरान अभी आप बड़ी फोर्स स्टडी के बारे में आप जानते हो, बड़ी फोर्स स्टडी का नाम सुना है? बड़ी फोर्स स्टडी एक स्कॉलरशिप है जो सीड योजना के अंतर्गत मिलती है। एक युवाओं को 80,000 1 लाख जो भी वो पढ़ रहे उतनी मिलती है। हमने 50 फॉर्म भरे महाराष्ट्र घूम के, 50 फॉर्म। और ये असली टुकार योजना है जो नोमैडिक को ध्यान में रखकर ही नहीं बनाई गई है। इतने ज्यादा क्रिटिकल प्रोसेस वहां पे है जो सीड योजना से आती है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के जो पिटीशन है फर्दर भी वहां पे गाइड कर सकते हैं कि हम इसको काउंटर कर सकते हैं इस तरह के आंसर्स को, कि अगर समग्र शिक्षा है वहां पे आपने सीट दिया है, 200 करोड़ का बजट दिया है, और अगर हम 150 भी कम्युनिटी पकड़ेंगे तो क्या 1.5 करोड़ का बजट आप हर कम्युनिटी को दे रहे हो? वो यूटिलाइज हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके लिए इंटीमेट अंडरस्टैंडिंग रखने वाले ऑफिसर्स है कि नहीं, ये सारी चीजें जो है वहाँ पे मैटर करती है। मैं यहाँ पे ज्यादा जिसे कहें कि रिसर्च का ना देते हुए इनका महत्वाच्या गोष्टींवर बोलते किती मिनट हम यहाँ क्लेम करें उसके बीच में हम हैं। सर जो बोल रहे थे वही सवाल मैंने अपने बीएस कोड के ऑनलाइन मीटिंग में उठाया था कि अगर आपको आदिवासी जनजाति के अंदर खुद की जगह क्लेम करनी है तो आपका उत्तरदायित्व होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल उत्तरदायित्व होगा कि आप आदिवासी हो क्या। और आदिवासी होते समय आपकी सारी धरोहर जहाँ पे पोल्यूट हो चुकी है वहां पे आप किस तरह से खुद को प्रूव करोगे, ये हमारा एक चैलेंज होने वाला है। क्योंकि हमारे समुदाय के लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जहाँ पे संविधान की बात है वहां पे बिल्कुल बाबा साहेब शाहू बोलते हैं, और घर में जाके हिंदू ही कल्चर हमारे बहुत बड़े पैमाने पे है, वो हमारे सामने चुनौती है, छोड़ दे रखे, आर्टिकुलेट करे, क्रिटिक करे, तो वो सामने जो है लाना पड़ेगा। एक दो एग्जाम्पल देते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ कि उसी पैनल के दौरान कुछ औरतें 28 दिन जेल में रही, कुछ औरतें 10 दिन जेल में रही, कुछ औरतें 2 दिन जेल में रही, और वो अपना इतिहास बहुत सम्मान के साथ बता रहे थे जिसका मुझे नितांत आदर है। लेकिन मैं सोच रही थी कि जो घुमांतु जनजाति के लोग, उनकी औरतें और उनके बच्चे अलग डिटेंशन कैंप में रहे, वो तो अपना इतिहास उस तरीके से क्रिमिनलाइजेशन शब्द के आगे बैकवर्डनेस और टेरर, इंटरनेशनल टेरर है ये मेरे ख्याल से। मैं जितने भी देशों में जा पाई हूँ उनसे जब मैं नोमैडिक ट्राइब के इतिहास के बारे में बात करती हूँ, उनका सबसे पहले वर्ड आता है कि ये तो इंटरनेशनल टेरर है, ये यहाँ पे जो है डिस्कस नहीं हुआ, ये तो अंतरराष्ट्रीय आने वाली है। तो एक यहाँ पे मुझे ये उजागर करना है कि महाराष्ट्र के कॉन्टेक्स्ट पे, देश के कॉन्टेक्स्ट में हम इसकी बात जरूर करें, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी हम इसको क्लेम करें कि हमारे साथ जो वेदना और उत्पीड़न जो हुआ है उसकी नींव कितनी ज्यादा गंभीर है। उसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश जब हम करेंगे तब यहाँ के लोगों को थोड़ी सी अकल आ सकती है कि 70 साल, और मुझे हमेशा लगता है कि 1871 के पहले जाना चाहिए, बस 1871 पे नहीं अटकना चाहिए, और 1871 के बाद में भी आना चाहिए, क्योंकि ये भी प्रस्तावित समुदाय की कूटनीति ही मुझे लगती है कि बस आप 1871 के बारे में ही बात करो, हम क्रिमिनल, हम चोर, हम लुटेरे, तो फिर 1871 के पहले हम क्या थे वो उजागर नहीं होता है। हम टेक्स्ट बुक के अंदर हमारा जिसे कहीं की जगह नहीं मांगते हैं, और फिर हम अभी क्या है, उसके बावजूद क्या है, उसके बारे में हम बातचीत बहुत कम कर पाते हैं। एक डिस्क्लेमर मैं यहाँ पे दे रही हूँ कि घुमांतु जनजाति को लेकर हम जो भी बात करते हैं, क्या हम वहाँ पे स्कैन कर पाएंगे कि कौन से लोगों ने हमारे जबान के अंदर नैरेटिव डाले हैं, हम जो भी बोल रहे हैं वो सब अपना है या किसी ने हमें इंजेक्ट किया है। मुझे लगता है कि 1871 जो है वो थोड़ा बहुत इंजेक्ट किया है कि हम पहले भी ना जाए और हम बाद में भी ना आए। मैं हमेशा पूछती हूँ कि शहीद भगत सिंह, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, गांधी ये अगर समाज सुधारक है, क्रांतिकारक है, तो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के दौरान लांछन लगाए हुए जो लोग हैं वो रिफॉर्मर कैसे नहीं हुए भारत के इतिहास के अंदर? क्योंकि क्रिमिनल रखने की यहाँ की ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की है, ब्राह्मणिक पितृसत्ता है।
एक फिर से मुझे बहुत चुनौती लगती है, फिर मैं 2-3 एग्जांपल बस छोड़ के बोलने वाली हूँ, क्योंकि ये तो पढ़ाई का मुद्दा है। कोई रेडीमेड देगा, फिर हमें लगेगा, और दीपा पवार जो है वो कुछ नोट्स लेगी, वो मैटर नहीं है, क्योंकि कोर्ट के एक जजमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए 1.5 घंटे का समय लगेगा कि आपको क्या लगता है इस बारे में। इतने वर्सटाइल उसके एंगल है कि शायद कुछ एंगलों में हमें अस्वस्थ होगा, कुछ एंगल पे लगेगा ये कैसे है। वहां पे और एक चीज एक दो जो मुझे लगती है, कुछ स्किप भी हो रहा है, जहाँ पे मैं एकलव्य का उदाहरण देना चाहती हूँ। फिर से संस्कृति को मुझे वाइंड अप नहीं करना है, क्योंकि सर को वो वक्त थोड़ा सा कम मिला, और जो आज आप पूछ रहे थे सर, कि मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी तब हमारी शादी की पत्रिकाओं में खंडोबा, ज्योतिबा, भैरोबा, गिरोबा इनके नाम होते थे। आज वहाँ पे जय श्री राम है, हमारे रिचुअल्स के अंदर वो है। तो बस क्या ये आरक्षण का मुद्दा है, या हमारी पॉलिटिक्स ऑफ मेमोरी का मुद्दा है? मान लो आरक्षण मिल भी गया, तो हमारी जीने की राजनीति का क्या है? मान लो मिल भी गए, हमने थोड़ा सा तगड़ा संघर्ष किया और हमारा क्लासिफिकेशन भी हो गया, किसी तो तीसरी सूची में हो गया, आदिवासी कैटेगरी में हो गया, लेकिन मुझे वहां पे थोड़ा लगता है कि हमारा इतिहास समझना, कल्चर का आर्टिकुलेशन करना, ये बस आरक्षण का मुद्दा है या हमारी जीने की राजनीति का मुद्दा है? वो आरक्षण उसके अंदर का एक पार्ट है, वो एक्सेसिबिलिटी है, वो उपलब्धि है, लेकिन ये हमारा ऐतिहासिक, जिसे हम कहें कि आने वाला एक सफर है, जहाँ पे हमें वाइडर रेंज में देखना चाहिए। मुझे थोड़ा सा लगता है जब भी संस्कृति की बात होती है कि संस्कृति के प्रेजेंटेशन से हमें क्या मिलेगा, ये ठीक है, हमें मिलना भी चाहिए, हमसे उतनी मात्रा में छीना भी गया है, लेकिन क्या उसको हम मी काय बोलते थे कळत है ना, कि कल्चरल एस्पेक्ट बस आरक्षण का मुद्दा है या हमारे जीने की एजेंसी और ओनरशिप का दायित्व का मुद्दा है? अगर हम उस दायित्व से उसको समझेंगे तो हम आरक्षण को पुरजोर सामने रख पाएंगे, क्योंकि उसको चौफेर और चौबाजू से, जिसे हम कहें, चारों तरफ से हम उसकी जो है वो पढ़ाई कर पाएंगे। मैं आगे बढ़ती हूँ, और एक फिर से यहाँ पे मैं कहूंगी कि मैं जितना भी, मेरा बहुत कम स्टडी है और जितना भी मैं समझ पाई हूँ, गुमानतू जनजाति का कोई हॉरिजॉन्टल क्राउड है कि कम्युनिटीज कहे तो सारी चीजें उसके अंदर आती है। हम घुमानतू जनजाति के भीतर किस तरीकरण की व्यवस्था के बारे में बात करते हुए मुझे बहुत कम नजर आते हैं। हॉरिजॉन्टल मीन्स हम बंडल ऑफ बॉक्स एक ही इसमें नहीं है, कई कम्युनिटीज है और उसकी इंटरसेक्शनलिटी है, दायरे है, और वो शायद हमारा मागास और पिछड़ापन और जोरों से सामने रखने के लिए जो है वो हमें मदद करेगा। एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ, क्योंकि जब मैं युवाओं के साथ बात करती हूँ, मेरा ग्राउंड पे काम है, मैं एक संस्था चलाती हूँ, लिखती हूँ, मुझे युवा पूछते हैं कॉलेज के कि ताई हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या किया। हम कॉलेज में जाते हैं, हम उस तरह पे जाते हैं, देखो उनके पूर्वजों ने उनके लिए जमीन लिया, अमुक लिया, तमुक लिया। मैं उनको बोलती हूँ कि हमारे पूर्वजों ने हमें जिंदा रखा है, वही बड़ी बात है, लेकिन मैं जाती हूँ कहीं ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स और स्ट्रक्चर्स को विजिट करने के लिए। एक बार मैं गई कूड़ा लेने अगर आपने सुना होगा, बुद्धिस्ट लेनी है, और कूड़ा लेने क्या है कि 7वीं 6ठी लेने के ऊपर वहाँ के जो गाइड है, जो हमारे साथी है, उन्होंने बोला कि दीपा ताई ये ना ठीक से पढ़ो। मैंने जब वो ठीक से पढ़ा, पाली में था, उन्होंने ट्रांसलेट करके बताया, तो वहाँ पे लिखा था कि ये कराड़ के मद्रस नाम के लोहार ने दान दी है 2500 साल पहले। हमारी संपन्नता का इतिहास अगर हम हमारे युवाओं से, हमारे जनरेशन से नहीं डिस्कस करेंगे, तो उनके भीतर बस गैर सम्मान और डिसऑनर ही रहेगा। तो मुझे लगता है कि ऑनर की व्यवस्था डिस्कस करनी चाहिए, तब हम बता पाएंगे कि डिसऑनर कितना छुपता है। अगर हमारा ऑनर और सम्मान का रूप इतना बड़ा था, हमारा ऑनर इतना बड़ा था, हमारा सम्मान इतना बड़ा था, तो फिर डिसऑनर कैसे छुपता है? और यहाँ पे मुझे सच में लगता है कि अम्बेडकराइट मूवमेंट से हम काफी कुछ चीजें सीख सकते हैं। जो सर भी अभी बोल रहे थे कि वकीलों को अलाइनमेंट करना, हर चीजों का बाहरी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने वाले बच्चों का अलाइनमेंट करना। यहाँ पे जो भी एक्सपर्ट है, रिसर्चर है, राइटर है, जिसे हम कहें हर तरह से इंटेलेक्चुअल, बुद्धिजीवी और शारीरिक श्रम भी दे सकते हैं, ऐसे लोगों के अलाइनमेंट में हम कम नहीं पढ़ रहे, हम पहले से ही बहुत थके हुए हैं, खूब थकलो है अपन ताकि काम करूँ, क्योंकि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के भी सवाल है। लेकिन वो अलाइनमेंट और वो एक पिलर शायद हमें तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने कुछ मूवमेंट्स के अंदर काम किया है, बहुत एक सिंपल मूवमेंट के अंदर काम किया था जिसे राइट टू पी कहते थे। और राइट टू पी के अंदर हमारा मूवमेंट शुरू हुआ था
हम ऐसे ही सब बैठे थे और साथी बोल रहे थे कि महाराष्ट्र के अंदर कौन से आंदोलन को लेकर हम काम करेंगे। एक साथी उठे और खड़े हुए और उन्होंने बोला कि ताई बाकी विषयों का लेकर आप क्या बैठे हो, पुरुष पेशाब को जाए तो पैसा नहीं लगता है, औरत पेशाब को जाए तो पैसा दिया जाता है, राइट। आप लोग जब पेशाब को जाते हो पुरुष साथी और फ्री करते हो ना यूरिनल्स के अंदर, हमें क्या करना पड़ता है, हमें पैसा देना पड़ता है। मैं जानबूझ के इतने नीचे ला रही हूँ क्योंकि ऊपर के मुद्दे ये निचले ढलान के बिना मुझे अधूरे लगते हैं। हमारा मागासपन कहाँ तक है, वो चीजें मुझे अस्वस्थ करती है, जो बस आरक्षण, सेंसस, एट्रोसिटी, जो हमारे बहुत ही लार्जर पॉलिटिक्स के मुद्दे हैं और एक दूसरे के अंदर फंसे हुए हैं कि क्लासिफिकेशन होगा और अगर वो उस तरह से होगा तो फिर हम एक ठोस संरक्षण अधिकार भी पा सकते हैं कि बाबा आमच्यावर पण अत्याचार होतोय, राइट। बजट का मुद्दा उसके अंदर जो है वो इंटरकनेक्ट है और फिर से हमारे रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंट और अवसरों के रिप्रेजेंटेशन का भी मुद्दा वहाँ पे है। क्या चीजें और इससे कनेक्टेड है जो मैं लगातार बोलने की कोशिश कर रही हूँ। एक, हमारा सबसे ज्यादा नुकसान मुझे लगता है मर्जर पॉलिटिक्स से हुआ है। आप मर्जर समझते हो, मैं जानबूझ के पूछ रही हूँ कि आप मुझसे काफी वरिष्ठ हो, डेफिनेटली मेरे से ज्यादा जानकारी रखते हो। मर्जर पॉलिटिक्स मीन्स सब एक ही डब्बे में बिठा देना। हमें हमारे स्वतंत्र नैरेटिव की जरूरत है, हमें हमारे स्वतंत्र कथानकों की जरूरत है। जैसे हम किसके अंदर आ जाते हैं, हम दलित के अंदर आ जाते हैं, हम बोलते हैं भाई दलित है, लेकिन नोमैडिक डिनोटिफाइड ट्राइब का जो भी पिछड़े हैं वो दलित है इन शॉर्ट, लेकिन नोमैडिक डिनोटिफाइड ट्राइब का स्वतंत्र नैरेटिव नहीं है उस तरह से, ना वो साहित्य में है। रिसर्च की बात हमने की, एकेडमिक्स की बात हमने की, डेटा की बात की। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैं हाल ही में एक्चुअली अपन श्रद्धांजलि दिली पाहिजे होती दीनानाथ सरांना, कि दीनानाथ सर की संघर्ष वाहिनी का जो मैं एक छोटा सा बुकलेट पढ़ रही थी और इतना इम्पोर्टेंट लगा मुझे उनका वो आर्टिकुलेशन कि उन्होंने किसानों की आत्महत्याओं के भीतर नोमैडिक किसानों की, अल्पभूधारक की और नोमैडिक उन किसानों की जो खेत जोतने के लिए लेते हैं, उनकी आत्महत्याएं किस तरह से 17% ज्यादा है, इसके बारे में उन्होंने बात की है। ये इंटरसेक्शनलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दो एग्जांपल और देती हूँ कि यूनाइटेड नेशंस में 2017 में भारत का एक रिसर्च किया और भारत की उन औरतों का रिसर्च किया कि दलित और सवर्ण सारी औरतों का रिसर्च किया। मैं गई थी यूनाइटेड नेशन में, संयुक्त राष्ट्र संघ में, मुझे मौका मिला कि मैं जाऊँ और अपनी बात रखूँ। तो मैंने वहाँ के यहाँ के जो प्रेसिडेंट है और सारे लोग हैं उनसे हमें बात करने का मौका मिला और मैंने उनको पूछा कि यूनाइटेड नेशन 2017 की रिपोर्ट में कहता है कि दलित औरतें, सबका ध्यान है, मैं 5 मिनट में रुक जाऊंगी, दलित औरतें सवर्ण औरतों से, मुझे ब्राह्मण और डोमिनेंट कास्ट की औरतों से 15 साल पहले मरती है, बराबर। अभी दलित के मर्जर पॉलिटिक्स के अंदर वहां पे नंबर ही नहीं है कि नोमैडिक औरतें कितने साल पहले मरती है ना। किसानों की आत्महत्या के भीतर नंबर वो दीनानाथ सर की वजह से है कि उन्होंने वहां पे यशोदा और 30 का रिसर्च जो है वो रखा है। तो मर्जर पॉलिटिक्स के भीतर भी अपनी जगह रखना, लेकिन अपना स्वतंत्र कथानक जो है वो निर्माण करना, स्वतंत्र डेटा जस्टिस के कॉन्टेक्स्ट से, बस पेपर डेटा नहीं, कि हमारा डेटा जस्टिस के फॉर्म में किस तरह से एडवोकेट कर पाए, नहीं तो हम बहुत पेपर तैयार करेंगे। तो मेरा सजेशन मेरे खुद के लिए भी है जब मैं काम करती हूँ कि नोमैडिक का डेटा तो मल्टी एंगल है। हमारा सबसे प्रायोरिटी डेटा गैदरिंग क्या हो, फॉर रिजर्वेशन, सेंसस, एट्रोसिटी, क्लासिफिकेशन, जो भी हमारे सवाल है। और हमारा जिसे हम कहें कि इसके अंदर एक था कि नागराज करके कुछ तो था, सर लीगली बता सकते हैं, वो बोलते हैं कि सेंसस का डेटा नहीं भी होगा लेकिन गवर्नमेंट जो बैकवर्डनेस का डेटा कलेक्ट कर रही है उसको भी बेस बनाया जा सकता है। और क्लासिफिकेशन के साथ साथ गवर्नमेंट के ऊपर हमें सच में हम ही लेबर दे रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं, हमारे एडवोकेट्स फ्रेंड बता सकते हैं कि हम गवर्नमेंट को कैसे बोले कि हम हमारा श्रम कितना दे डेटा गैदरिंग के अंदर। आपको जो है वो चीज़ें जो वो तैयार करनी चाहिए और आपको उस तरह का डेटा जो है वो कलेक्ट करना चाहिए। लास्ट के 2 मिनट लेकर मैं यहाँ पे रुकूंगी कि हमारे सोसाइटी के आजू बाजू का जो स्ट्रक्चर है वो 2 चीज़ों से काफ़ी प्रेरित है, एक एबिलिज्म और एक स्टेबिलिटी, स्थिरता। स्टेबिलिटी के बारे में नोमैडिक कई बार बात करते हैं लेकिन एबिलिज्म के बारे में हम थोड़ी कम बात करते हैं।
सोसाइटी का जो एबिलिज्म है, आप 10 से 6 एक जगह पे काम को जाओगे, आप एक ही घर में रहोगे, उसी घर में पानी आएगा, आप एक ही तरह के संत और एक देश एक दिशा एक रेशन कार्ड उसको फॉलो करोगे। नोमैडिक्स उसके अंदर नहीं बैठते हैं। तो हमारा डेटा रिप्रेजेंटेशन जब भी होगा, हमें सोसाइटी के नॉर्मलिटी को, जो सोसाइटी ने नॉर्मल चीजें बना के रखी है, और जब सोसाइटी की चीजें नॉर्मल होती है तो नोमैडिक एबनॉर्मल हो जाते हैं, हम ही विकलांग हो जाते हैं। हम विकलांग है क्या, हम एबनॉर्मल है क्या? तो सोसाइटी की नॉर्मलिटी जो उन्होंने बना के रखी है उसको चैलेंज करना पड़ेगा, और सोसाइटी की स्टेबिलिटी के भी ढांचे को चैलेंज करना पड़ेगा। मैं कल हमारे एक युवा के साथी उनसे बात कर रही थी कि सच में बाहर जाने की वजह से मुझे बहुत फायदे हुए कि मैं यहाँ के नैरेटिव को समझ पा रही हूँ। बाहर के जो लोग हैं सिलिकॉन वैली में और सारे लोग रहते हैं, यूएस में भी नोमैडिक ट्राइब्स हैं सारी जगह पे, वो माइग्रेशन को नॉलेज बोलते हैं। इसे ग्लैमराइज हमें नहीं करना है, लेकिन वो सारी चीजें ठुकरा नहीं देते हैं कि सब गड़बड़ सब खराब। तो लोक संस्कृति का ब्राह्मणाइजेशन क्या हुआ है वो चुन के निकालना पड़ेगा, मर्जर पॉलिटिक्स को चैलेंज करना पड़ेगा, हमारे भीतर साहित्य की शाखाएं निर्माण हो, बहुत ज्यादा लिखा जाए। अभी अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले कुछ बच्चे हमारे छोड़े तो लिखने के अवसर किनके पास है? वो हमारा मौखिक डेटा है, वो हमारे एविडेंस है, जो हमारी बुक है वो हमारे एक तरह की एविडेंस है। मैं यहाँ पे रुकती हूँ क्योंकि मेरे 4 मिनट आई थिंक ख़त्म हो गए हैं, लेकिन काफ़ी शुक्रिया, मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिल रहे हैं। मैं कल जुन्नर में थी, हम 300 औरतों को लेकर, नोमैडिक की औरतों को लेकर नाने घाट के लेनी पे गए थे, और वहाँ से आते वक्त लग रहा था कि शायद इस तरह के मीटिंग्स और पूरे यहाँ पे इतने सीनियर जो सारे लोग बैठे हुए हैं, हम इसको एक स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइज स्वरूप किस तरह से दे पाएंगे। स्ट्रक्चरल, सिस्टमेटिकल, ऑर्गेनाइज स्वरूप, और उससे निकलती हुई ऐसी चीज़ है जिसको धार हो। मुझे तुकोबा के जो वारकरी और धारकरी थे, उस तरह से हमारे डेटा को भी थोड़ी सी धार, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वार, ये हमेशा हिंसक शब्द नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल शार्पनेस और किस तरह से हम ला पाएंगे ये हमारे सामने चुनौती है। इस तरह के कंसल्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन युवाओं का सहभाग मिसिंग है। जो महात्मा फुले, शाहू महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहेब, इन्होंने ना हमें कुछ मॉड्यूल्स दिए हैं कि जब तक हमारे भीतर औरतों का सहभाग नहीं होगा, युवा बहुत अनभिन्न है इससे। मतलब मुझे लगता है कि और 10 साल के बाद हमारे युवा जो है वो अपने आप को नोमैडिक भी कहते हैं कि नहीं, मतलब चुनौती की बात है। हमारे पूना के घिसाड़ी साथियों के पास में जाती हूँ, वो घिसाड़ी में बात नहीं करते हैं, वो मुझे पूछते कि तू अजून पण घिसाड़ी बोलते। उनको बोलना पड़ता है, यही जवाब आपको देना पड़ेगा जब क्लासिफिकेशन और आपके आइडेंटिटी के मुद्दे होंगे। तो सब ले लो सामने, लेकिन अपना है वो कहाँ तक छोड़ना है, उसको किस तरह से प्रिजर्व करना है, वो भी हमें समझना पड़ेगा। तब आइडेंटिटी और क्लासिफिकेशन के मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे। युवाओं का सहभाग बढ़ाना पड़ेगा, औरतों का सहभाग बढ़ाना पड़ेगा। पूरी दुनिया ने लैंगिक अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार किए हैं, नोमैडिक करके हमें नहीं करने चाहिए। जय भीम, थैंक यू सो मच, यहाँ पे मुझे आपने वक्त दिया।